जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हम लोग गोदान उपन्यास लेकर चल रहे हैं और आज गोदान उपन्यास का अगला पार्ट आप सभी के बीच लेकर मैं उपस्थित हूँ। उपन्यास के आपने देखा है कि जो राय साहब हैं उनके यहाँ पे धनुष यज्ञ का कोई आयोजन था और सारे दोस्त आए हुए थे और उसमें देखा कि सभी लोग मस्ती कर रहे हैं और उसी दौरान मिस्टर मेहता ही उन लोगों को परेशान करने के लिए एक पठान की भांति वो पहन के आया और उन्होंने उन लोगों को आके एक डरवाने धमकाने की कोशिश की थी। और एक्चुअली वो रियल में नहीं था, वो एक इस तरीके से अभिनय कर रहे थे, उन लोगों को एक तरीके से उन लोगों को देख रहे थे कि उनके अंदर पुरुषत्व कितना है। तो फिलहाल ये चीज़ हुआ कि लास्ट में आपने देखा कि होरी ने प्रवेश किया और इस तरीके से होरी के प्रवेश करने से और उसके द्वारा जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उनकी पोल खुल जाती है और लोग जान जाते हैं कि ये मिस्टर मेहता ही है जो हम लोगों को परेशान कर रहे थे। फिर ऐसा होता है कि इसके बाद आप देखते हैं कि जैसे ही अभिनय समाप्त होता है उधर रंगशाला में धनुष यज्ञ समाप्त हो चुका है और सामाजिक प्रहसन की तैयारी हो रही थी, मगर इन सज्जनों को उससे विशेष दिलचस्पी नहीं आ रही थी। केवल मिस्टर मेहता देखने गए और आदि से अंत तक वो जमे रहे थे। मतलब वहाँ पे जो प्रहसन हो रहा था या धनुष यज्ञ का जो कार्यक्रम हो रहा था वहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मिस्टर मेहता गए थे, वो शुरुआत से लेकर अंत तक बने थे। बीच बीच में तालियों की गड़गड़ाहट हो रही थी और ये हो रहा था कि बात फिर कहो, मतलब कि वो लोग आपस में ही बातचीत कर रहे थे कि कैसे आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे जाने के बाद ये हुआ कि बीच बीच में तालियां वगैरह बज रही हैं। राय साहब ने इस प्रहसन में एक मुकदमेबाज देहाती जमींदार का खाका उड़ाया था। कहने का तो प्रहसन था, मगर ये चीज़ जो अभिनय किया जा रहा था या एक तरीके से नाटक अब की बार खेला नहीं गया था, क्योंकि बोल रहे थे नाटक खेलने में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, अब बहुत ज़्यादा समय लगता, कोई उतना अपना समय दे नहीं सकता था। ऐसे में ये था कि कहने को तो प्रहसन था मगर करुणा से भरा हुआ था। नायक की बात में कानून के बीच बीच में धाराओं का उल्लेख करना, पत्नी पे केवल इसलिए मुकदमा दायर कर देना कि उसने भोजन तैयार करने में जरा सी देर कर दी, फिर वकीलों के नखरे, देहाती गवाहों की चालाकियाँ, ये सब काफ़ी चीज़ें थी। और इन सारी चीज़ों से एक तरीके से सबको मिला के उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न तैयार किया था, क्योंकि लिखा था खुद राय साहब ने। तो ये बताया गया कि हाँ, मगर इजलास पर तलबी के समय खूब मनवाना और सबसे सुंदर वह दृश्य था जिसमें वकील गवाहों को उनके बयान रटा रहा था, गवाहों का बार बार भूल जाना, वकील का बिगड़ना, फिर नायक का देहाती बोली में गवाहों को समझाना और अंत में इजलास पर गवाहों को बदल देना। जैसे होता नहीं किसी मूवी में आप देखिए कि लोगों को बहुत ट्रेनिंग दे रहे हैं और समय पे आने पे वो झूठ छुपाते छुपाते भी उनसे नहीं छिपता। तो ये बता रहे कि काफ़ी अच्छा था, ऐसा सजीव और सत्य था कि मिस्टर मेहता उछल पड़े देख के और तमाशा समाप्त होने पर नायक को गला भी लगा लिया। गले भी मतलब गला नहीं, गले लगा लिया। मतलब मिस्टर मेहता तो एक तरीके से आप देख रहे थे थोड़े दार्शनिक भाव वाले तो थे ही, तो उनको ये सब बहुत चीज़ें अच्छी लग रही थी। वो खुशी के मारे मारे गले लगा लिए उसको, जो अभिनय करने वाला था। सभी नटों को एक एक मेडल देने की घोषणा हुई। राय साहब के प्रति उनके मन में श्रद्धा के भाव जाग उठे। राय साहब स्टेज के पीछे ड्रामे का संचालन कर रहे थे। मेहता दौड़कर उनके गले लिपट गए और मुग्ध होकर बोले, आपकी दृष्टि इतनी पैनी है, इसका मुझे अनुमान तक नहीं था। दूसरे दिन जलपान के बाद शिकार का प्रोग्राम। अब ये हुआ कि आज कार्यक्रम खत्म हुआ, जैसे लास्ट नाइट में पार्टी वगैरह हुई है वो सब। फिर दूसरे दिन ये दोस्त सभी मिले थे, तो ये हुआ कि चलो जलपान के बाद हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं कि शिकार पर चलते हैं। तो ठीक है, सभी दोस्त वगैरह तैयार हुए कि शिकार पे चलते हैं। वहीं किसी नदी के तट पर ये हुआ कि चलेंगे, कैसे शिकार होगा, तो बोले कि ठीक है शिकार में चलेंगे। तो वहीं किसी नदी के तट पर बाग में भोजन बनेगा, खूब जल क्रीड़ा की जाएगी और शाम को लोग घर आएंगे। देहाती जीवन का आनंद, क्योंकि ये सभी लोग जो आए थे ना, ये सभी लोग वही ना लखनऊ के आसपास, तो इनका जीवन क्या था, एक तरीके से इनका जीवन था शहरी जीवन, और इन लोगों ने बहुत दिन से वो चीज़ें आनंद ली नहीं थी। तो कह रहे कि यहाँ पे पास में चलेंगे और खूब जल क्रीड़ा करेंगे और आनंद लेंगे। जिन मेहमानों को विशेष काम था वो तो विदा हो गए, केवल वही लोग बचे रहे जिनकी राय साहब से घनिष्ठता थी, क्योंकि घनिष्ठ मित्र ही बचे रहते। उसमें कौन थे, जैसे मिसेज खन्ना के सिर में दर्द था। मिसेज खन्ना जो खन्ना थे, उनकी पत्नी कामनी देवी थी, उनके सर में दर्द था तो वो नहीं गई। और संपादक जी इस मंडली से आप समझ ही रहे हो कि वो किस प्रकार थे, ओंकारेश्वर जी, तो वो भी जले हुए थे। उनके विरुद्ध एक लेखमाला निकालकर इनकी खबर लेने के विचार में मग्न थे। सबके सब छटे हुए गुंडे हैं, मतलब उनको लग रहा था ये सब जो मस्ती कर रहे हैं ना, सब के सब छोटे हुए गुंडे हैं। और आपने देखा थे मिस मालती इनके साथ कैसा की थी, सब मजाक ले रहे थे, उनका उड़ा रहे थे।
हराम के पैसे उड़ाते। उनके मन में था कि अभी चलता हूँ अपने बिजली पत्र में इन लोगों के एक एक कारनामे को उजागर करता हूँ। बोलते हैं कि सब वो कह रहे हैं, उनके मन में ओंकारेश्वर जी का है कि ये लोग तो सब पहले बात तो पैसे लूटते हैं, सब मस्ती करते, हराम के पैसे ही उड़ाते और मूंछों पर ताव देते। दुनिया में क्या हो रहा है इन्हें क्या खबर, इनके पड़ोस में कौन मर रहा है इन्हें क्या परवाह, इन्हें तो अपने भोग विलास से काम से मतलब है। यह मेहता जो फिलॉसफर बना फिरता है उसे यही धुन है कि जीवन को संपूर्ण बनाओ। महीने में 1000 मार लेते हो, तुम्हें अख्तियार है जीवन को संपूर्ण बनाओ या परिपूर्ण बनाओ। जिसको ये फिक्र दबाए डालती है कि लड़कों का ब्याह कैसे हो, या बीमार स्त्री के लिए वैद्य कैसे आए, या अब की घर का किराया किसके घर से आएगा, वो अपना जीवन कैसे संपूर्ण बनाए। ये देखिए अपना दर्द बयां कर रहे हैं। एक पत्रकार जो है ना वो अपना दर्द बयां कर रहा है कि वो अपने जीवन को संपूर्ण कैसे बनाए। छोटे साड़ बने दूसरों के खेत में मुंह मारते फिरते हो और समझते हो कि संसार में सब सुखी हैं। उन पे तंज कस रहे हैं मिस्टर मेहता पे कि तुम किस प्रकार हो, शादी विवाह किए नहीं, बाल बच्चे हैं नहीं, तुम्हें तो चिंता है नहीं। कह रहे कि तुम किस तरीके से हो, एक छोटे साड़ की भांति हो जिस पे कोई लगाम नहीं है। तुम दूसरों के खेत में मुंह मारते फिरते हो और समझते हो कि संसार में सब के सब सुखी हैं। तुम्हारी आंखें तब खुलेंगी जब क्रांति होगी और तुमसे कहा जाएगा बचा खेत में चलकर, मतलब कि बच्चा वही बचा खेत में चलकर क्या करना है, तुमको हल जोतना है। तब देखे तुम्हारा जीवन कैसे संपूर्ण होता है। ये उनके मन में भड़ास थी, गुस्सा था, वो चीज़ वो निकाल रहे थे। और वो जो मालती है, अब देखिए इनको सुबह में रात में तो ये हुआ कि शराब वगैरह पिला दी तो नशे में थे, और जबकि वो फलाहार थे। आप देखिए कि उनका व्यक्तित्व एकदम अलग ही टाइप का था, वो मस्तीखोर। और जैसे आप देखिए कि मेहता हैं, मेहता तो उस तरीके से नहीं, दार्शनिक वाले थे, फिर भी हंसी ठिठोली में थे। मिस्टर खन्ना हो गए, और साथ ही साथ मिस्टर खन्ना के आप देख रहे हैं कि जो भी इनकी मंडली में सब उस तरीके से मस्त है। मालती तो बहुत ज़्यादा ही है। तो कह रहे हैं कि वो जो मालती है ना, जो 72 घंटों का पानी पीकर भी मिस बनती है, मतलब 72 घंटों नहीं 72 घाटों का पानी पीकर भी मिस बनी फिरती है। शादी नहीं करेगी, इससे जीवन बंधन में पड़ जाता है और बंधन में जीवन का पूरा विकास नहीं हो पाता, ऐसा वो कहती है। बस जीवन का पूरा विकास इसी में है कि दुनिया को लूटे जाओ और निर्द्वंद विलास किए जाओ। सारे बंधन तोड़ दो, धर्म और समाज को गोली मारो, जीवन के कर्तव्यों को पास ना फटकने दो, बस तुम्हारा जीवन संपूर्ण हो गया। इससे ज़्यादा आसान और क्या होगा। माँ बाप से नहीं पड़ती, उन्हें धता बताओ, शादी मत करो, ये बंधन है, बच्चे होंगे, ये मोह पास है, मगर टैक्स क्यों देते हो। कानून भी तो बंधन है, उसे क्यों नहीं तोड़ते। देखिए जैसा कि वो मालती बताती हैं कि जीवन के बारे में अगर देखा जाए तो जीवन बंधन में पड़ना, बंधन में जीवन को कंप्लीट करना है ना, दुनिया के साथ उस तरीके से बिहेव करना, बच्चे नहीं पैदा करना, मोहमास में नहीं पड़ना, ये अपना ये लोग तर्क देते हैं। तो तर्क देने के साथ कहते हैं जब तुम इतने सामाजिक कानून को एक दरकिनार कर देते हो, उससे कोई मतलब नहीं, तो तुम टैक्स क्यों पे करते हो। टैक्स भी मत पे करो, उससे क्यों कन्नी काटते हो। जानते हो ना कि कानून का जरा भी अवज्ञा की तो बेड़ियाँ पड़ जाएंगी। ये होता है कि इंसान को जहाँ पे डर होता है इंसान उसका पालन तो ज़रूर करता है। वही कह रहे हैं कि तुम्हें डर है ना, डर तो है ही, बस वही बंधन, वरना और क्या। 30 मार खा बनो, जीते सांप के मुंह फंस जाओ, और क्या। वो पुकार कर भी मारेगा तो लहर आने लगेगी। उसे आते देख तो तुम दुम भगा कर, मतलब बता रहे कि उसे आते देख तो तुम दुम दबा कर भागो। ये तुम्हारा संपूर्ण जीवन है। 8 बजे शिकार पार्टी चली, खन्ना ने कभी शिकार ना खेला था। खन्ना जो इन लोगों के साथ चल पड़े थे मित्र मंडली के साथ, वो शिकार कभी नहीं खेले थे। बंदूक की आवाज़ से कांपते थे, लेकिन मिस मालती जा रही थी ना। देखिए ये तो ऑलरेडी इनके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन शिकार पर मिस मालती जा रही हैं, है ना। और इनको भी कहीं कहीं चौका मिल जाएगा मिस मालती। और खुद इनकी पत्नी को आप देखेंगे तो पत्नी इनकी नहीं जा रही हैं, पर मिस मालती जा रही थी ना, तो वो कैसे रुक जाते। मिस्टर तनखा को अभी तक इलेक्शन के विषय में बातचीत करने का अवसर नहीं मिला था। शायद वहाँ वो अवसर मिल जाए तो मिस्टर तनखा भी तैयार हो गए। राय साहब अपने इस इलाके में बहुत दिनों से गए नहीं थे, वहाँ का रंग ढंग देखना चाहते थे। कभी कभी इलाके में आने जाने से आदमियों से एक संबंध भी हो जाता है और रोब भी बना रहता। कारकुन और प्यादे भी सचेत रहते कि मालिक आते जाते रहते हैं। मिर्जा खुर्शीद को जीवन के नए अनुभव प्राप्त करने का बड़ा शौक था, विशेषकर ऐसे जिनमें कुछ साहस दिखाना हो। तो देखिए मिर्जा खुर्शीद अपनी तरीके से चल पड़े, मिस्टर तनखा को अपनी बातचीत करनी थी। ओंकारेश्वर वो जो थे वो तो बिल्कुल आए ही नहीं, ओंकारनाथ तो आए ही नहीं। और मालती भी चल पड़ी साथ में, मिस्टर मेहता भी चल पड़े, राय साहब कुल मिला के 4-5 लोग चल पड़े साथ में। ये हुआ कि
मिस मालती अकेले कैसे रहती, उन्हें तो रसिकों का जमघट चाहिए था। केवल मिस्टर मेहता शिकार खेलने के सच्चे उत्साह से जा रहे थे। इतने लोगों के बीच में अगर किसी को वहाँ पे ये था कि वाकई में शिकार खेलने के लिए उत्साह के साथ जा रहे तो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर मेहता थे। अब मिस मालती अकेले कैसे रह जाती। देखिए उनके बारे में उनका भी चरित्र बता दिया गया एक तरीके से कि मिस मालती जो है वो अकेले कैसे रहती। उन्हें तो रसिकों का जो जमघट मतलब कि उनको तो जो रसिक होते थे मौज मस्ती करने वाले, उनको रसिकों का जमघट जो बहुत पसंद था, वो उनके साथ रहना चाहती थी। अब ये हुआ कि तैयारी की, अच्छा ठीक है जितने लोग चलना चाह रहे हैं सब चले। राय साहब की इच्छा तो थी कि भोजन की सामग्री, रसोइया, कहार, खिदमतदार सब साथ में लेके चले, लेकिन मिस्टर मेहता बोले कि यार वहाँ पे चल रहे हैं हम लोग शिकार करने की, पूरा वहाँ पे सामग्री तैयार करके रसोई उसमें बसाने चल रहे हैं, घर बसाने चल रहे हैं। उनका वो विरोध किए। खन्ना ने कहा आखिर वहाँ भोजन करेंगे या भूखों मरेंगे। तो मेहता ने जवाब दिया भोजन क्यों नहीं करेंगे, लेकिन आज हम लोग खुद अपना सारा काम करेंगे। देखिए एक शर्त भी लगा कि आज एक काम करेंगे, अभी तो दूसरे से खाना मतलब बनवाते थे, सारा काम करवाते थे। आज एक ऐसा अवसर आया है कि जिस दिन हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। तो मतलब एक कंपटीशन के तौर पे रखा गया कि चलो देखना तो चाहिए कि नौकरों के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं नहीं। देखिए ये अपनी एक तरीके से नहीं बादशाहत कायम करना कि हम संभ्रांत वर्ग के, हमारे निम्न तबकों में खाना बनाने वाला कोई और होता है, दूसरों पे निर्भर होते हैं। एक तरीके से हम जैसे परपोषी पढ़ते हैं ना, कुछ ऐसे ही परजीवी टाइप में ये लोग हैं। आज इनको लग रहा है कि क्या मैं स्वपोषी टाइप में हो सकता हूँ, अपने खाने का, अपने भोज्य पदार्थ का जो भी है इंतजाम, पेट पूजा का, वो कर सकता हूँ कि नहीं करता हूँ। नौकरों के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं कि नहीं। मिस मालती पकाएंगी और हम लोग खाएंगे। देहाती में हांडिया और पत्तल तो मिल ही जाएगा और ईंधन की तो कोई कमी नहीं होगी। शिकार हम करेंगे ही करेंगे। मालती ने गिला किया, कहा कि भैया हमको क्षमा कीजिए, आपने रात मेरी कलाई इतने जोर से पकड़ी कि अभी तक दर्द हो रहा। देखिए अब मालती को ये तो भूल ही नहीं रहा है, तो वो अपनी दर्द बयां किए जा रही है मिस्टर मेहता से कि मेरा तो दर्द कर रहा है भैया, मुझसे तो खाना नहीं बनेगा, काम तो हम लोग करेंगे, आप केवल बताती जाइएगा। देखिए ये लोग तैयार हो गए कि चिंता मत करिए, है ना, डॉक्टर तो आप हैं ही, बस आप काम तो हम लोग कर ही लेंगे, बस आप केवल बताते जाइएगा कि आगे प्रोसीजर करते क्या क्या करते जाना है और कैसे कैसे, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। मिर्ज़ा खुर्शीद बोले अजी आप लोग तमाशा देखते रहिएगा, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। बात ही कौन सी है, जंगल में हांडी और बर्तन ढूंढना हिमाकत है। हिरन का शिकार कीजिएगा, भुनिएगा, खाइएगा और वहीं दरख्त के साए में खराटे लीजिएगा, यही प्रस्ताव स्वीकृत हुई। 2 मोटरें चल पड़ी, ये लोग चल पड़े। एक मिस मालती ड्राइव कर रही थी और दूसरी खुद राय साहब। कोई 20-25 मील पर पहाड़ी प्रांत शुरू हो गया। दोनों तरफ ऊंची पर्वतमाला दौड़ी चली आ रही थी, सड़क भी पेचदार होती जाती। कुछ दूर की चढ़ाई के बाद एकाएक ढाल आ गया और मोटर नीचे की ओर चल पड़ी। दूर से नदी का पाट नजर आ रहा था। किसी रोगी की भांति दुर्बल निस्पंद कागार पर एक घने मतलब कि वटवृक्ष की छां में कारें रोक दी गई और लोग उतरे। यह साल हुई कि 2-2 की टोली बन जाए और शिकार खेल कर 12 बजे तक सभी आ जाएंगे। मिस मालती मेहता के साथ चलने को तैयार हो गई। कौन? मालती को देखिए, मिस मालती जो है वो मेहता के साथ चलने के लिए तैयार। ये हुआ कि वहाँ पहुँचे एक जगह, वहाँ से 2 गुट बन गया कि इस टोली में कुछ लोग हो जाएंगे, इस टोली में कुछ लोग हो जाएंगे। इस टोली में आप देख रहे हैं कि मिस मालती हो गई है, मिस मेहता हो गए हैं और खन्ना मन में ऐड कर रह गए, क्योंकि खन्ना को भी किसके साथ जाना था? मिस मालती के साथ। उनको जाने का मौका मिला नहीं, मिस मालती तो मेहता के साथ तैयार हो गई। खन्ना मन में ऐड कर रह गए। जिस विचार से वो आए थे, जैसे उनका पैर भी पंचरे हालत में हो गया। अगर वो जानते कि मालती दगा दे देंगी तो घर लौट जाते, लेकिन राय साहब का साथ उतना रोचक ना होते हुए भी बुरा नहीं था। तो इस साइड आपको देखिए कि किनके साथ ये होली है, राय साहब के साथ खन्ना भी होली है। उनसे बहुत सी मुआमले की बात करनी थी। खुर्शीद और तंखा भी बच गए। अब खुर्शीद और तंखा भी देखिए इन्हीं के साथ, यानी खुर्शीद, तंखा, मिस्टर खन्ना, राय साहब एक तरफ हो गए और मिस मालती और मेहता एक साथ हो गए। इधर 4 लोग हो गए, उधर 2 लोग। उनकी टोली बनी बनाई थी, तीनों टोलियाँ एक 3 टोली थी, वो 3 टोलियाँ एक तरफ चल पड़े। कुछ दूर तक पथरीली पगडंडी पर मेहता के साथ चलने के बाद मालती ने कहा, तुम तो चले ही जाते हो, जरा दम लेने दो। मेहता मुस्कुराए, अभी तो हम 1 मील भी नहीं आए हैं, अभी से आप थक गई? थकी नहीं हूँ, लेकिन क्यों नहीं, जरा दम तो ले लूँ। जब तक कोई शिकार नहीं हाथ आता ना, हमें आराम करने का अधिकार नहीं। मैं शिकार खेलने नहीं आई थी। अब मिस मालती बता रही, मैं तो यहाँ शिकार खेलने नहीं आई थी। मेहता ने अनजान बनकर कहा, अच्छा,
ये मैं नहीं जानता था, फिर क्या करने आप आई थी? अब तुमसे क्या बताऊं, हिरणों का एक झुंड चरता हुआ नजर आया। दोनों एक चट्टान की आड़ में छिप गए और निशाना बांधकर गोली चलाई। निशाना खाली गया, झुंड भाग निकला। मालती ने पूछा, अब? कुछ नहीं, चलो फिर कोई शिकार मिलेगा फिर बताते हैं। दोनों कुछ देर तक चुपचाप चलते जा रहे थे। फिर मालती ने जरा रुक कर कहा, गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है, आओ इस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। अभी नहीं, तुम बैठना चाहती हो तो बैठो, मैं तो नहीं बैठता। बड़े निर्दयी हो तुम, सच कहती हूँ, जब तक कोई शिकार नहीं मिल जाएगा मैं बैठ ही नहीं सकता। तब तो तुम मुझे मार ही डालोगे। अच्छा बताओ, रात तुमने मुझे इतना क्यों सताया? मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ा क्रोध आ रहा था। याद है तुमने मुझे क्या कहा था? तुम हमारे साथ चलेगा दिलदार? मैं ना जानती थी तुम इतने मतलब उनको कह रहे तुम इतने शरीर हो। अच्छा सच कहना, तुम उस वक्त मुझे अपने साथ ले जाते क्या? मेहता ने कोई जवाब नहीं दिया, मानो सुना ही नहीं। दोनों कुछ देर चलते रहे। एक तो जेठ की धूप, दूसरा पथरीला रास्ता। मालती थक कर बैठ गई। मेहता खड़े खड़े बोले, अच्छी बात है, तुम आराम कर लो, मैं यहीं आ जाऊंगा। मुझे अकेले छोड़कर चले जाओगे? मैं जानता हूँ तुम अपनी रक्षा कर सकती हो। कैसे जानते हो? अरे भाई, नए युग की देवियों की यही सिफत है। वह मर्द का आश्रय नहीं चाहती, उससे कंधा मिलाकर चलना चाहती है। देखिए, ये जो पंक्ति है ना, ये जो पंक्ति है, एक तरीके से ये जो कहा गया है कि नए युग की देवियाँ जो है, बेसिकली अगर देखा जाए तो कहा गया है एक तरीके से कि जो नए युग की देवियाँ होती हैं, ये नए युग की देवियों के बारे में अगर कहा जाए तो यही सिफत है कि वो मर्द का आश्रय नहीं चाहती, उनसे कंधा मिलाकर चलना चाहती है। ये क्या करना चाहती है? एक तरीके से उनसे कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं। ये कब की बात बता रही है? या आज की जो गर्ल्स है, या आज नारी सशक्तिकरण की जब बात हम करते हैं तो ये उनके संदर्भ में कहना है कि नए युग की देवियों की यही सिफत है। वह मर्द का आश्रय नहीं चाहती, बल्कि उनसे कंधा मिलाकर चलना चाहती। अगर हम पूरे गोदान उपन्यास में देखें कि प्रेमचंद जी ने नारी की दृष्टि को कैसे उजागर किया, नारी को सशक्त दिखाया है कि नहीं दिखाया है, तो उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से ये सिद्ध किया जा सकता है कि नए युग की देवियों के संदर्भ में प्रेमचंद जी ने कहा है कि वो मर्द का आश्रय नहीं चाहती, उससे कंधा मिलाकर वो चलना चाहती। तो ये है आज की देवियाँ। मालती ने झेपते हुए कहा, तुम कोरे फिलासफर हो मेहता, सच। सामने वृक्ष पर एक मोर बैठा हुआ था। मेहता ने निशाना साधा और बंदूक चलाई। मोर उड़ गया। मालती प्रसन्न होकर बोली, बहुत अच्छा हुआ, मेरा सांप पड़ा। मेहता ने बंदूक कंधे पर रख कर कहा, तुमने मुझे नहीं, अपने आप को सांप दिया। शिकार मिल जाता तो मैं तुम्हें 10 मिनट की मोहलत देता, अब तो तुमको फौरन चलना पड़ेगा। मालती उठकर मेहता का हाथ पकड़ती हुई बोली, फिलासफरों के शायद हृदय नहीं होते। तुमने अच्छा किया विवाह नहीं किया, उस गरीब को मार ही डालते, मगर मैं यूँ नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेहता ने एक झटके से हाथ छुड़ा लिया और आगे बढ़ गए। मालती सजल नेत्र होकर बोली, मैं कहती हूँ मत जाओ। नहीं, मैं इसी चट्टान पर सिर पटक दूंगी। मेहता ने तेजी से कदम बढ़ाए। मालती उन्हें देखती रही। जब वह 20 कदम निकल गए तो झुंझला कर उठी और उनके पीछे चल पड़ी। अकेले विश्राम करने में कोई आनंद तो था नहीं। समीप आकर बोली, मैं तुम्हें इतना पशु नहीं समझती थी। मैं जो हिरन मारूंगा उसकी खाल तुम्हें भेंट करूंगा। खाल जाए भाड़ में, मैं अब तुमसे बात ही नहीं करूंगी। कहीं हम लोगों के हाथ कुछ ना लगा और दूसरों ने अच्छे शिकार मारे तो मुझे बड़ी झेप होगी। एक चौड़ा नाला मुंह फैलाए बीच में खड़ा था। बीच की चट्टानें उसके दांतों से लगती थी। धार में इतना वेग था कि लहरें उछल पड़ती थी। सूर्य मध्याह्न पर आ पहुंचा था और उसकी प्यासी किरणें जल में क्रीड़ा कर रही थी। मालती ने प्रसन्न होकर कहा, अब तो लौटना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि क्यों? उस पार चलेंगे, यही तो शिकार मिलेगा। धारा में कितना वेग है, मैं तो बह जाऊंगी। अच्छी बात है, तुम यहीं बैठो, मैं जाता हूँ। हाँ आप जाइए, मुझे अपनी जान से वैर नहीं है। मेहता ने पानी में कदम रखा और पाँव साधते हुए चले। ज्यों ज्यों आगे जाते थे पानी गहरा होता चला जाता था, यहाँ तक कि छाती तक आ गया। मालती अधीर हो उठी थी, शंका से मन चंचल हो उठा। ऐसी विकलता तो उसे कभी नहीं होती थी। ऊंचे स्वर में बोली, पानी गहरा है, ठहर जाओ, मैं भी आती हूँ। नहीं, उसने उनसे जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम फिसल जाओगी, धार बड़ी तेज है। कोई हरज नहीं, मैं आ रही हूँ, आगे नहीं बढ़ना, खबरदार। मालती साड़ी ऊपर चढ़ाकर नाले पे बैठी, मगर 10 हाथ आते आते पानी उनकी कमर तक आ गया। मेहता घबराए, दोनों हाथ से उसे लौट जाने को कहते हुए बोले, तुम यहाँ मत आओ मालती, यहाँ तुम्हारी गर्दन तक पानी है। मालती ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा, होने दो, तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं मर जाऊँ तो तुम्हारे पास ही मरूंगी। मालती पेट तक पानी में थी। धार इतनी तेज थी कि मालूम होता था कि कदम उखड़ा। मेहता लौट पड़े और मालती को एक हाथ से पकड़ लिया।
मालती ने नशीली आंखों में रोज भर के कहा, मैंने तुम्हारे जैसे बेदर्द आदमी कभी नहीं देखा, बिल्कुल पत्थर जैसे हो। खैर आज सता लो, जितना सताते बने, मैं भी कभी समझूंगी। मालती के जो पाँव थे वो उखड़ते हुए मालूम हुए। वो बंदूक संभालती हुई उनसे चिमट गई और मेहता ने आश्वासन देते हुए कहा, तुम यहाँ खड़ी नहीं रह सकती, मैं तुम्हें अपने कंधे पर बिठाए लेता हूँ। मालती ने भ्रुकुटी टेढ़ी करके कहा, तो उस पार जाना क्या इतना जरूरी है? मेहता ने कुछ उत्तर नहीं दिया, बंदूक कनपट्टी से कांधे पर दबा ली और मालती को दोनों हाथ से उठाकर कंधे पर बिठा लिया। मालती अपने पुलक को छिपाती हुई बोली, अगर कोई देख ले तो भय लगता है। दो पक के बाद उसने करुण स्वर में कहा, अच्छा बताओ, मैं यहाँ पानी में डूब जाऊँ तो तुम्हें रंज होगा या नहीं होगा? मैं तो समझती हूँ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं होगा। मेहता ने आहत स्वर से कहा, तुम समझती हो मैं आदमी नहीं हूँ? मैं तो यही समझता हूँ, क्यों छिपाऊँ इस बात को? सच कहते हो मालती, तुम क्या समझते हो मैं कभी बदलाऊंगा? पानी मेहता की गर्दन तक आ गया, कहीं अगला कदम आते ही सिर तक ना आ जाए। मालती का हृदय धक धक करने लगा। बोली, मेहता ईश्वर के लिए अब आगे मत जाओ, नहीं तो मैं पानी में सच में कूद जाऊंगी। उस संकट में मालती को ईश्वर याद आया, जिसका वो मजाक उड़ाया करती थी। जानती थी ईश्वर कहीं बैठा नहीं है जो आकर उन्हें उबार लेगा, लेकिन मन को जिस अवलंबन और शक्ति की जरूरत थी वो और कहाँ मिल सकती थी? पानी कम होने लगा था। मालती ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम्हें मतलब वो जब पानी कम होने लगा तो उसको डर कम लगने लगा। ऐसे में मालती ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम मुझे उतार दो। नहीं नहीं, चुपचाप बैठी रहो, कहीं आगे कोई गड्ढा मिल जाए। तुम समझते होगे कितनी स्वार्थनी है, मुझे इसकी मजदूरी दे देना। मालती के मन में गुदगुदी हुई, क्या मजदूरी लोगे? यही कि जब तुम्हें जीवन में ऐसा ही कोई अवसर आए तो मुझे बुला लेना। किनारे आ गए। मालती ने रेत पर अपनी साड़ी का पानी निचोड़ा, जूते का पानी निकाला, मुँह हाथ धोया, पर ये शब्द अपनी रहस्यमय आंखें के साथ उसके सामने नाचते रहे। उसने इस अनुभव का आनंद उठाते हुए कहा, ये दिन याद रहेगा। मेहता ने पूछा, तुम बहुत डर रही थी? पहले तो डरी, लेकिन फिर मुझे विश्वास हो गया कि तुम हम दोनों की रक्षा कर सकते हो। मेहता ने गर्व से मालती को देखा, उनके मुख पर परिश्रम की लाली के साथ तेज भी था। मुझे यह सुनकर कितना आनंद आ रहा है, तुम ये समझ सकोगी मालती? तुमने समझाया कब उल्टे और जंगल में घसीटते फिरते हो, और अभी फिर लौटती बारी यही नाला पार करना पड़ेगा। तुमने कैसी आफत में जान डाल दी। मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़े तो एक दिन ना पटे। मेहता मुस्कुराया। इन शब्दों का संकेत खूब समझ रहे थे। तो मुझे इतना दुष्ट समझती हो, और जो मैं कहूँ कि तुमसे बोले कि तुम मुझे इतना दुष्ट समझती हो, और जो मैं कुछ मतलब वो कहते कि जब मैं कहूँ कि तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मुझसे विवाह करोगी, तो ऐसे काट कठोर से कौन विवाह करेगा? रात दिन जलाकर मार डालोगे। और मधुर नेत्रों से देखा। मानी कह रही हो, इसका आशय तुम खूब समझते हो, इतना बुद्धू नहीं हो। मेहता ने जैसे सचेत होकर कहा, तुम सच कहती हो मालती, मैं किस रमणी को प्रसन्न नहीं रख सकता। मुझसे कोई स्त्री प्रेम का स्वांग नहीं कर सकती। मैं उसके मतलब वो बताते कि मैं उसके अंतःस्थल तक नहीं पहुंच पाऊंगा, या पहुंच जाऊंगा फिर मुझे उससे अरुचि हो जाएगी। मालती काँप उठी। देखिए यहाँ पे उन्होंने मालती से जब बातचीत हुई तो मेहता ने इस तरीके से उनको समझाया। तो यहाँ पे ये चीज़ था कि मालती इस चीज़ को सुनकर काँप उठी। इन शब्दों में कितना सत्य था। उसने पूछा, बताओ तुम कैसे प्रेम से संतुष्ट होगे? बस यही कि जो मन में हो वही मुख पर हो। तो उन्होंने मेहता ने बताया कि मुझे क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो, मैं ऐसे लोगों से खुश होऊंगा कि बस यही कि जो मन में उसके हो वही मुख पर हो। मेरे लिए रंग रूप और हाव भाव और नाजो अंदाज का मूल्य इतना ही है जितना होना चाहिए। मैं वह भोजन चाहता हूँ जिससे आत्मा की तृप्ति हो। उत्तेजक और शोषक पदार्थों की मुझे ज़रूरत नहीं। यानी उन्होंने प्रेम के बारे में भी बताया कि मेरे प्रेम को लेकर मेरी दृष्टि क्या है, मुझे कैसा प्रेम चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ रंग रूप और हाव भाव पे नहीं, हमें बाहरी सौंदर्य नहीं चाहिए, मन की शालीनता चाहिए, मन का प्रेम चाहिए जो आत्मा को तृप्ति दे। वो नहीं हो कि एक कैटलिस्टिक काम करे, उत्तेजक का काम करे, शोषक पदार्थों की, जो क्षणिक भर तो हो मोह के पास में बंधने का, इसके बाद नहीं। मालती ने ओठ सिकोड़ कर ऊपर सांस खींचते हुए कहा, तुमसे कोई पेश ना पाएगा, एक ही घाघ हो। अच्छा बताओ, मेरे विषय में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेहता ने नटखटपन उन्होंने दिखाया और मुस्कुरा कर कहा, तुम सब कुछ कर सकती हो, बुद्धिमती हो, चतुर हो, प्रतिभावान हो, दयालु हो, चंचल हो, स्वाभिमानी हो, त्याग कर सकती, लेकिन प्रेम नहीं कर सकती। मालती ने पैनी दृष्टि से ताक कर कहा, झूठे हो तुम, बिल्कुल झूठे। मुझे तुम्हारा ये दावा निस्सार मालूम होता है कि
फिर तुम नारी हृदय तक पहुंच जाते हो। दोनों नाले के किनारे किनारे चलने मतलब कि चले जा रहे थे साथ में। 12 बज चुके थे, पर अब मालती को न विश्राम की इच्छा थी न लौटने की। आज के संभाषण में उसे एक ऐसा आनंद आ रहा था जो उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने कितने ही विद्वानों और नेताओं को एक मुस्कान में, एक चितवन में, एक रसीले वाक्य में उल्लू बनाकर छोड़ा था। ऐसी बालू की दीवार पर वो जीवन का आधार नहीं रख सकती थी। ऐसी बालू की दीवार पर वह जीवन का आधार नहीं रख सकती थी जिनको एक चितवन में, एक मुस्कान में, एक रसीले वाक्य में उल्लू बनाती थी। आज तो उसका किसी ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ा है। आज उसे वह कठोर ठोस पत्थर सी भूमि मिल गई थी जो फावड़ों से चिंगारियां निकाल रही थी, और उसकी कठोरता उसे उत्तरोत्तर मोह लेती थी। धाय की आवाज़ हुई। एक लालसन नाले पर उड़ा जा रहा था। मेहता ने निशाना मारा। चिड़िया चोट खाकर कुछ दूरी पर जा पड़ी और गिर गई। लहरों के साथ वो बहने लगी। अब क्या होगा? अभी जाकर ले आता हूँ। जाती कहाँ है? यह कहने के साथ वे रेत में दौड़े और बंदूक किनारे पर रखकर गड़ाप से पानी में कूद पड़े और बहाव की ओर तैरने लगे। मगर आध मील तक पूरा जोर लगाने पर भी चिड़िया नहीं मिली। चिड़िया मर कर भी जैसे उड़ी जा रही थी। सहसा उन्होंने देखा एक युवती किनारे की एक झोपड़ी से निकली। चिड़िया को बहते देखकर साड़ी को जांघों तक चढ़ाया और पानी में घुस पड़ी। अब ये देख रहे हैं इनकी चिड़िया मारने पर छूट के आगे निकल गई, और एक स्त्री है जो अपने मतलब कि जो साड़ी है उसको ऊपर चढ़ा ली। वहीं की स्त्री है, एक जनजाति या वो वनवासी टाइप में, वहाँ की खुद की है। और उसने एक क्षण में चिड़िया को पकड़ने के लिए क्या किया, मतलब उसने एक क्षण में उसने चिड़िया पकड़ ली और मेहता को दिखाती हुई बोली, पानी से निकाल जाओ। मतलब उनसे बोली, वो पानी में चले जा रहे थे उसको लेने के लिए, और वो झट से गई और निकाल ली चिड़िया को। और पानी से उन्होंने, उस लड़की ने बोला कि पानी से निकल जाओ बाबूजी, तुम्हारी चिड़िया यही है। मेहता युवती की चपलता और साहस देखकर मुग्ध हो गए। तुरंत किनारे की ओर हाथ चलाए और 2 मिनट में युवती के पास जा खड़े हुए। युवती का रंग था तो काला, और वो भी गहरा, मतलब काली भी थी वो थोड़ी, और वो भी गहरी। गहरे कपड़े, बहुत ही मैले और फूहड़ आभूषण के नाम पर केवल हाथों में 2-2 मोटी चूड़ियाँ थी। सिर के बाल उलझे अलग अलग। मुखमंडल का कोई भाग ऐसा नहीं था जिसे सुंदर या सुघड़ कहा जा सके, लेकिन उस स्वच्छ निर्मल जलवायु ने उसके कालेपन में ऐसा लावण्य भर दिया था। मतलब ये बता रहे हैं कि देखिए, जैसे मिस्टर मेहता कह रहे थे कि उनको बाहरी सौंदर्य की ज़रूरत नहीं है, तो ये आप देखेंगे इसी सौंदर्य या लावण्यमयी उस तरीके से कन्याओं में नहीं थी, है ना। उसके बाल बिखरे हुए हैं, वो काली भी है, और इस तरीके से उसने कोई आभूषण भी नहीं पहना है। लावण्य भर दे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रकृति गोद में पलकर उसके अंग इतने सुडौल, सुगठित और स्वच्छंद हो गए हैं कि यौवन के चित्र खींचने के लिए उससे सुंदर कोई रूप नहीं मिल सकता। उसका सबल श्वास जैसे मेहता के मन में बल और तेज भर रहा था। मेहता ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, तुम बड़े मौके से पहुंच गई, नहीं मुझे न जाने कितनी दूर तैरना पड़ता। युवती ने प्रसन्नता से कहा, मैंने तुम्हें तैरते आते देखा तो दौड़ी। शिकार खेलने आए होंगे? हाँ, आए तो थे शिकारी खेलने, मगर दोपहर हो गया और यही चिड़िया मिली है। तेंदुआ मारना चाहो तो मैं उसका ठौर दिखा दूँ। उसने कहा कि अगर आप तेंदुआ मारना चाहते हो तो बताओ, मैं उसका ठौर दिखा देती हूँ, क्योंकि भाई मैं तो यहीं की रहने वाली हूँ। तो रात को यहाँ रोज़ पानी पीने आता है, कभी कभी दोपहर में भी आ जाता है। फिर जरा सकुचा कर सिर झुकाए बोली, उसकी खाल हमें देनी पड़ेगी। तो उसने कहा, देखो तेंदुआ को मारने के लिए तो ठीक है भैया, लेकिन चालाकी अपनी भी है। सरल संकोच के साथ बोली, अगर आप मारेंगे तो उसकी खाल तो हमें देनी पड़ेगी। चलो मेरे द्वार पर, वहाँ पीपल की छाया है, यहाँ धूप में कब तक खड़े रहोगे? कपड़े भी तो गीले हो गए। मेहता ने उसकी देह में चिपकी हुई बता रहे कि किस तरीके से वो लग रही है, देखकर तुम्हारे कपड़े भी तो गीले हो गए, क्योंकि लड़की भी पानी में कूदी थी, उसके भी गीले हो गए। उसने लापरवाही से कहा, ओह हमारा क्या, हम तो जंगल के, दिन दिन भर धूप और पानी में खड़े रहते, तुम थोड़ी ही रह सकते हो। लड़की कितनी समझदार और बिल्कुल गंवार भी। तुम खाल लेकर क्या करोगी? हमारे दादा बाजार में बेचते हैं, यही तो हमारा काम है। लेकिन दोपहरी यहाँ काटे तो तुम खिलाओगी क्या? युवती ने लजाते हुए कहा, तुम्हारे खाने लायक हमारे घर में क्या है? मक्के की रोटियाँ खाओ जो धरी है, चिड़िया के सलान पका दूंगी, तुम बताते जाना जैसे बनाना हो। थोड़ा सा दूध भी है। हमारी गैया को एक बार तेंदुए ने घेरा था, उसे सींगों से भगाकर भाग आई, तब से तेंदुआ उससे डरता है। लेकिन मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ एक औरत भी है। अच्छा, तो इन्होंने बताया कि मेहता ने बताया कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ एक औरत भी है। औरत मतलब कि वही मिस मालती जो थी, तो मिस मालती भी थी।
तो उन्होंने बोला कि हाँ तुम्हारी घरवाली साथ में होंगी। तो कहने नहीं, मेरी घरवाली साथ में नहीं है, वो जान पहचान की है, तो मैं दौड़कर उसको बुला ले आती हूँ, तुम चलकर छाँव में बैठो, मैं उसे लेके आती हूँ। उन्होंने कहा मिस्टर मेहता कि नहीं नहीं मैं खुद ही बुला लेता हूँ। तो उन्होंने उस लड़की ने कहा नहीं नहीं तुम मत जाओ, क्योंकि तुम थक गए होगे, शहर का रहिया जंगल में काहे आते होंगे, हम तो जंगली आदमी हैं, किनारे ही तो खड़ी होगी। जब तक मेहता कुछ बोले वह हवा हो गई। मेहता ऊपर चढ़कर पीपल की छांव में बैठ गए। इस स्वच्छंद जीवन से उनके मन में अनुराग उत्पन्न हुआ। सामने की पर्वतमाला दर्शन तत्व की भांति अगम्य और अत्यंत फैली हुई है। देखिए ऐसे सीधे सीधे आ जाते कि कहाँ का ये सेंटेंस है। इस स्वच्छंद जीवन से उनके मन में अनुराग उत्पन्न हुआ। सामने की पर्वतमाला दर्शन तत्वों की भांति अगम्य और अत्यंत फैली हुई, मानो ज्ञान का विस्तार कर रही हो, मानो आत्मा उस ज्ञान को, उस प्रकाश को, उस अगम्यता को उसके प्रत्यक्ष विराट रूप में देख रही हो। दूर के एक बहुत ऊंचे शिखर पर एक छोटा सा मंदिर था, जो उस अगम्यता में बुद्धि की भांति ऊंचा पर खोया हुआ सा खड़ा था, मानो वहां तक पर मारकर पक्षी विश्राम लेना चाहता है और कहीं स्थान का पता नहीं। मेहता इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे कि युवती मिस मालती को साथ लेकर वहां पहुंच गई। एक वन पुष्प की भांति धूप में खिली हुई, दूसरी गमले के फूल की भांति धूप में मुरझाई और निर्जीव। बता रहे कि दोनों की तुलना देखिए कैसे उपमा कर रहे हैं। एक मिस मालती है, एक वो लड़की है जो आप वहाँ पे वन में मिली है। एक धूप में खिली हुई है, एक वन पुष्प की भांति धूप में खिली हुई लग रही है। दूसरी कैसी लग रही है? दूसरी वाली गमले के फूल की भांति धूप में मुरझाई और निर्जीव। मालती ने बेदिली के साथ कहा, पीपल की छांव बहुत अच्छी लग रही है क्या? मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था मालती को कि यहाँ कहाँ आके ऊपर से उस लड़की को भी देख ली। तो बोले कि पीपल की छांव बहुत अच्छी लग रही है क्या? और यहाँ भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। युवती दो बड़े बड़े मटके उठा लाई और बोली, तुम जब तक यहीं बैठो, मतलब उसने बोला कि तुम जब तक यहीं बैठो, मैं अभी दौड़ कर पानी ले आती हूँ, फिर चूल्हा जला दूंगी और मेरे हाथ का खाओ तो मैं एक क्षण में बेटियाँ सेक दूँ। नहीं अपने सेक लेना। हाँ गेहूं का आटा मेरे घर में नहीं है और यहाँ कोई दुकान भी नहीं है कि ला के दे दूँ। मालतू के मेहता पे क्रोध आ रहा था कि ये क्या कर रहा है। बोली तुम यहाँ क्यों आकर पड़े रहे हो? मेहता ने चिढ़ाते हुए कहा, एक दिन जरा इस जीवन का आनंद भी तो ले लूँ। देखो मक्के की रोटियों में कितना स्वाद है, मुझे मक्के की रोटियाँ खाई ही नहीं। उन्होंने कहा, मिस मालती ने, कि मुझे मक्के की रोटियाँ खाई ही नहीं जाएंगी और किसी तरह निगल भी जाऊँ तो हजम नहीं होगा। तुम्हारे साथ आकर मैं बहुत पछता रही हूँ। रास्ते भर दौड़ा के मार डाला और अब यहाँ लाकर पटक दिया है। मेहता ने कपड़े उतार दिए थे और केवल एक नीला जंघिया पहनकर वो बैठे थे। युवती को मटके ले जाते देख उन्होंने हाथ से मटके छीन लिए और कुएं पर पानी भरने चल दिए। दर्शन के गहरे अध्ययन में भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य की रक्षा की थी और दोनों मटके लेके, मतलब उन्होंने क्या किया, वो दर्शन के गहरे अध्ययन में भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य की रक्षा की थी और दोनों मटके लेकर चलते हुए उनकी मांसल भुजाएं और बता रहे कि मतलब उनका कैसे उनका स्वास्थ्य हेल्दी पुष्ट जो शरीर था, चौड़ी छाती और मछलीदार जांघें किसी यूनानी प्रतिमा के सुगठित अंगों की बात उनके पुरुषार्थ का परिचय दे रही थी। युवती उन्हें पानी खींचते हुए अनुराग भरी आंखों से देख रही थी। वह अभी उनकी दया के पात्र नहीं, श्रद्धा के पात्र हो गए थे। वह अब उसकी दया के पात्र नहीं, श्रद्धा के पात्र हो गए थे। कुआं बहुत गहरा था, वह कोई 7-8 मटके भारी थे और मेहता कसरत का अभ्यास करते रहने पर भी एक मटका खींचते खींचते शिथिल हो गए। युवती ने दौड़कर उनके हाथ से रस्सी छीन ली और बोली, तुमसे नहीं खींचेगा, तुम जाकर खाट पर बैठो, मैं खींच लेती हूँ। मेहता अपने पुरुषत्व का ये अपमान नहीं सह सके। रस्सी उनके हाथ से फिर ले ली और जोर मारकर एक क्षण में दूसरा मटका भी खींच लिया और दोनों हाथों में दोनों मटकों को लेकर झोपड़ी की तरफ चल दिए। युवती ने चटपट आग जलाई, लालसर के पंख झुलस गए, छुरे से उसकी बोटियाँ वगैरह बनाई और चूल्हे में उसको झोंक दी। और मालती साइड में बैठी थी, भौवें चढ़ाकर खाट पर खिन्ने मिन्ने उससे पड़ी हुई थी, मानो वो क्या कर रही थी कि देख रही थी कि उनके ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। मेहता झोपड़ी के द्वार पर खड़े होकर युवती के गृह कौशल को अनुरक्त नेत्रों से देखते हुए बोले, मुझे भी तो कोई काम बताओ, मैं क्या करूं? युवती ने मीठी छिड़की के साथ कहा, तुम कुछ नहीं करना, मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना, जाकर बाई के पास बैठो, बेचारी बहुत भूखी है, दूध गर्म हुआ जाता है, उसे पिला देना। उसने एक घड़े से आटा निकाला और गूंथने लगी। मेहता उसके अंगों का बिलास देखते रहे।
वो उनका पूरा कि किस तरीके से वो बैठी और हम लोगों के लिए वो कर रही है। मालती ने पुकारा, तुम वहाँ क्या खड़े हो, मेरे सिर पर जोर का दर्द हो रहा, आधा सिर ऐसे फटा जाता है जैसे गिर जाएगा। मेहता ने आकर कहा, मालूम होता है धूप लग गई। मैं क्या जानती थी तुम मुझे मार डालोगे, तुम्हारे साथ कोई दवा भी तो नहीं है। क्या मैं किसी मरीज को देखने आ रही थी जो दवा वगैरह लेके आऊँ क्या। वो सिमरी में है, उफ सिर फटा जाता है। मेहता ने उनके सिर की ओर जमीन पर बैठकर धीरे धीरे उनका सिर सहलाना शुरू किया। मालती ने आंखें बंद कर ली। युवती हाथों में आटा भरे सिर के बाल बिखरे हाथ धुए और किस तरीके से वो लाके मेहता के उनके पास ले आती है और पूछती है कि सिर में दर्द हो रहा है क्या। तो उन्होंने बोला कि हाँ पूरे सिर में है, कि उनसे बोला कि पूरे सिर में दर्द हो रहा है। तो बोला कि नहीं आधे में ही दर्द हो रहा। आधे में बतलाती है, दाईं ओर है कि बाईं ओर। बोला कि बाईं ओर। मैं अभी दौड़ के एक दवा लेके आती हूँ, घिस कर लगाती है अच्छा हो जाएगा। तुम इस धूप में कहाँ जाओगी, मेहता ने उस लड़की से कहा। युवती ने सुना ही नहीं, बेग से एक ओर जाकर पहाड़ियों में छिप गई। कोई आधे घंटे बाद मेहता ने उसे ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ते देखा। दूर से बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। मन में सोचा इस जंगली छोकरी में सेवा का कितना भाव। देखिए यहाँ पे उसका प्रेम भी आप देखने लायक है। उसका क्या जाता था, वो इतना क्यों इन लोगों के लिए करती, कोई मतलब नहीं था। वैसे भी मिस मालती को देख ही रहते कि उनका हाव भाव कैसे था। फिर भी मिस्टर मेहता ये सोच रहे हैं कि इस जंगली छोकरी में सेवा का कितना भाव और कितना व्यवहारिक ज्ञान है। लू और धूप में आसमान पर चढ़ी चली जा रही है। मालती ने आंखें खोलकर देखा, कहाँ गई वो कलूटी। देखिए उसको कह रहे हैं कहाँ गई वो कलूटी। गजब की काली है, जैसे आबुनस का कुंदा हो। इसे भेज दो, राय साहब से कह आए कार यहाँ भेज दे, इस तपिश में मेरा दम निकल जा रहा है। कोई दवा लेने गई, कहती उससे आधा सीसी का दर्द बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। इनकी दवाएं इन्हीं को फ़ायदा करती, मुझे तो नहीं करेंगी। मिस मालती का नखरा देखिए कि एक ग्रामीण लड़की जो प्रेम से इनको देने की बात करी, इनके दर्द के लिए गई है और दौड़ते हुए धूप में इन्हें उससे कोई वास्ता ही नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक मनोमस्तिष्क ना भाव कैसा होता है। एक इनका देखिए, उस लड़की का प्रेम देखिए इनके प्रति, और इनका स्वभाव, इनकी प्रक्रिया उसके प्रति कैसा है। कह रहे इनकी दवाएं इन्हीं को फ़ायदा करेंगी, मुझे नहीं करेंगी। तुम तो इस छोकरी पर लट्टू हो गए हो, कितने छिछोरे टाइप हो, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। मेहता को कटु सत्य कहने में संकोच नहीं होता था। कुछ बातें तो उसमें ऐसी ही कि अगर तुम में होती तो तुम सचमुच देवी हो जाती। देखिए ये भी कम नहीं थे, मिस्टर मेहता ने भी बोला कि कुछ बातें अगर ना उस लड़की वाली तुम में होती ना तो तुम सचमुच की देवी होती। पर वो चीज़ खैर मनाओ तुम्हारे में नहीं है। उसकी खूबियाँ उसे मुबारक, मुझे देवी बनने की इच्छा नहीं। ये कहती है कि उसकी जो खूबियाँ हैं भैया, उसकी खूबियाँ तो वही देखो, मुझे फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं इन सब में। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं जाकर कार ले आऊँ, यदि भी कार यहाँ आ भी सकेगी तो मैं नहीं कह सकता। उस कलूटी को क्यों नहीं भेज देते, वो तो दवा लेने गई फिर भोजन पकाएगी। तो आज आप उसके मेहमान हैं, शायद रात को भी यहीं रहने का विचार होगा। रात को शिकार भी तो अच्छे मिलते। मेहता ने इस आक्षेप से चिढ़कर कहा, इस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वो बताते हैं उनको कि देखिए इस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। मैं अपने किसी घनिष्ठ मित्र के लिए भी इस धूप और लू में उस ऊंची पहाड़ी पर नहीं जाता, और हम केवल घड़ी भर के मेहमान हैं उसके लिए। ये वो जानती भी है, वह किसी गरीब औरत के लिए भी इसी तत्परता से दौड़ जाएगी। मैं विश्व बंधुत्व और विश्व प्रेम पर केवल लेख लिखता हूँ, केवल भाषण दे सकता हूँ। वह उस प्रेम और त्याग का व्यवहार कर सकती है, कहने से करना कहीं कठिन है, इसे तुम भी जानती हो। देखिए मेहता दार्शनिक थे और मेहता ये बात समझ रहे थे जो मालती समझ भी नहीं सकती थी। मालती एक अलग ही उसकी उस लड़की को देख रही थी, पर मेहता उसको समझ रहे थे, उसको देवी के रूप में इसलिए कह रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर मैं इस लड़की को, ऐसी लड़कियों को अगर मैं वासना से देखूं तो मुझे छिछोरे कह रही हो या कुछ भी कहो, लेकिन ऐसी युवती के प्रति मेरे मन में श्रद्धा का भाव, प्रेम का भाव उस तरीके से नहीं होगा कि वासना के साथ हो। मैं अपने घनिष्ठ मित्र के लिए भी इतनी धूप में उस पहाड़ी पे चढ़कर नहीं जा सकता, वो भी चंद मिनट की दोस्ती के लिए। या तो मेरा घनिष्ठ मित्र हो तो भी ना जाऊँ, और तुम घनिष्ठता के साथ नहीं जुड़ी हो तो भी तुम्हारे लिए गई। मालती ने इस चीज़ का उपहास भाव से कहा, बस वो देवी है ना, मैं मान गई। उसके वक्त तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से, मतलब वो बता रही कि देवी में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। जैसे कि मालती एक अलग ही टाइप में थी, तो वो ना बेसिकली उसकी शारीरिक सुडौल जो संरचना थी, और कहीं ना कहीं वो मेहता पे आक्षेप लगा रही थी कि नहीं तुम गलत निगाह से देख रहे हो, इस वजह से तुम्हें वो अच्छी लग रही है। मेहता को ये चीज़ बहुत बुरा लगा कि मालती इस बात को समझ नहीं रही है।
तो उन्होंने कहा कि मालती ने फुकार मारकर कि तुम नहीं जा सकते मुझे अकेले छोड़कर। तब कौन जाएगा, वही तुम्हारी देवी। मेहता हतबुद्धि से खड़े थे। नारी पुरुष पर कितनी आसानी से विजय पा सकती है। उन्होंने कहा कि आज उन्हें लगा मेहता हतबुद्धि से खड़े हैं। उन्होंने सोचा कि नारी पुरुष पर कितनी आसानी से विजय पा सकती है। आज उन्हें जीवन में पहला अनुभव हुआ। वह दौड़ी हाँफती चली आ रही थी। वह कलूटी युवती हाथ में एक झाड़ लिए हुए थी। तो उनको ऐसा फील हो रहा था कि नारी पुरुष पर कितनी आसानी से विजय पा सकती है। वो मालती को देख रहे थे कि किस तरह मेहता पे वो आक्षेप लगा के, अलग अलग तरीके से आरोप लगा के उनको खुद शर्मिंदा कर रही थी। लेकिन मेहता इस बात से वो नहीं, लेकिन वो दुखित थे। समीप जाकर मेहता को कहीं जाने को तैयार देखकर बोली, मैं वो जड़ी खोज लाई। वो जो लड़की थी उसने कहा कि मैं वो जड़ी खोज लाई, अभी घिस कर लगाती हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मांस तो पक गए होंगे, मैंने रोटियां भी सेक दी, दो एक खा लेना, बाई दूध पी लेगी, ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा चले जाना। उसने निसंकोच भाव से मेहता के अचकन की बटनें खोल दी। मेहता अपने को बहुत रोके हुए थी। जी होता इस गंवारिन के चरणों को चूम ले। मालती ने कहा, अपनी दवाई रहने दो, नदी के किनारे बरगद के नीचे हमारी मोटर कार खड़ी है, वहाँ और लोग होंगे, उनसे कहना कार यहाँ लेके आए, दौड़ी हुई जा। युवती ने दीन नेत्रों से मेहता की ओर देखा। इतनी मेहनत से वो बूटी लाई, उसका ये अनादर, इस गंवारिन की दवा इन्हें नहीं जची तो ना सही उसका मन रखने को ही जरा सा लगवा लेती तो क्या हो जाता, ऐसा मेहता को भी लग रहा था। उसने बूटी जमीन पर रखकर पूछा, तब तक तो चूल्हा ठंडा हो जाएगा बाई जी, कहो तो रोटियां सेक कर रख दूं, बाबूजी खाना खा ले, तुम दूध पी लो और दोनों जाने आराम कर लो, तब तक मैं मोटर वाले को बुला लाऊंगी। वो झोपड़ी में गई, बुझी हुई आग फिर से जलाई। देखा तो मांस उबल गया था, कुछ जल भी गया था। जल्दी जल्दी रोटियां सेकी, दूध गर्म किया और सब करके उनके पास लाई भी। मेहता झोपड़ी के द्वार पर बैठकर एक थाली में मांस रोटियां लिए देख रहे थे। मालती ने युवती से कहा, उन्हें खाने दे, कहीं भागे नहीं जाते, और तू जाकर गाड़ी लेके आ। युवती ने मालती की ओर एक बार सवाल की आंखों से देखा। ये कहना चाहती उसका आशय क्या, उसे मालती के चेहरे पर रोगियों की सी नम्रता और कृतज्ञता और याचना ना दिखाई देती, उसी जगह अभिमान और प्रमाद की झलक थी। देखिए ये चीज़ था कि वो इतना मदद भी कर रही थी, लेकिन युवती ने मालती की ओर एक बार सवाल की आंखों से देखा। ये क्या चाहती है, इनका आशय क्या है? उसे मालती के चेहरे पर रोगियों की सी नम्रता और कृतज्ञता और याचना नहीं दिखाई दी, उसकी जगह उसके अंदर अभिमान और प्रमाद की झलक दिख रही थी। गंवारिन मनोभाव को पहचानने में चतुर थी। वो बेवकूफ़ थोड़ी थी, ऐसा थोड़ी है कि उस जनजाति वाली या वो इतनी प्रेम से परिपूर्ण लड़की थी, वो मालती की तरह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। इसका मतलब ये तो नहीं है मनुष्य की मनोभावनाएं उसके अंदर नहीं है। उसने देखा कि जिसके लिए मैं इतनी कर रही हूँ वो तो अभिमान और प्रमाद में भरी हुई है, उसमें तो रोगियों की सी नम्रता और कृतज्ञता और याचना तो है ही नहीं। गंवारी ने इस मनोभाव को पकड़ ली, बोली, मैं किसी की लौंडी नहीं हूँ बाई जी, तुम बड़ी हो, अपने घर की बड़ी हो, मैं तुमसे कुछ मांगने तो नहीं जाती, मैं गाड़ी लेने नहीं जाऊंगी। जब वो समझ गई तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। मालती ने डांटा, अच्छा तूने गुस्ताखी पर कमर बांधी, बता तू किसके इलाके में रहती है? यह राय साहब का इलाका है तो तुझे उन्हीं राय साहब के हाथों हंटरों से पिटवाऊंगी। मुझे पिटवाने से तुम्हें सुख मिले तो पिटवा लेना बाई जी, कोई रानी महारानी थोड़ो उनकी लश्कर भेजनी पड़ेगी। मेहता ने दो चार कौर निगले थी कि मालती की ये बात सुनी, कौर कंठ में अटक गया, जल्दी से हाथ धोया और बोले, वो नहीं जाएगी, मैं जा रहा हूँ। मालती भी खड़ी हो गई, उसे जाना पड़ेगा। मेहता ने अंग्रेजी में कहा, उसका अपमान करके तुम अपना सम्मान बढ़ा नहीं रही हो मालती। मालती ने फटकार बताई, ऐसी लौंडियाँ मर्दों को पसंद आती हैं जिनमें और कोई गुण हो या ना हो, उनकी टहल दौड़ दौड़कर प्रसन्न मन से करे और अपना भाग्य सराहे कि इस पुरुष ने मुझसे एक काम करने को कहा था। वो देवी है, शक्ति विभूति मैं समझती थी, वह पुरुषत्व तुमसे कम नहीं है, लेकिन अंदर से संस्कारों से तुम भी वही बर्बर हो। मेहता मनोविज्ञान के पंडित थे, मालती के मनोरहस्य जो थे उसको समझ रहे थे। उन्होंने देखा कि ईर्ष्या का ऐसा अनोखा उदाहरण उन्हें कभी नहीं देखने को मिला, क्योंकि वो मनोविज्ञान के पंडित थे, उनको जलन हो रही थी। उस रमणी में जो इतनी मृदु स्वभाव, इतनी उदार, इतनी प्रसन्नमुख थी, ईर्ष्या का ऐसी प्रचंड ज्वाला। बोले, कुछ भी कहो मैं उसे नहीं जाने दूंगा। उसकी सेवाओं और कपियाओं का ये पुरस्कार देकर मैं अपनी नज़रों में नीच नहीं बन सकता। मेहता के स्वर में कुछ ऐसा तेज था कि मालती धीरे से उठी और चलने को तैयार होगी। उसने जलकर कहा, अच्छा तो मैं ही जाती हूँ, तुम उसके चरणों की पूजा करके पीछे चले आना।
मालती 2-3 कदम चली गई थी तो मेहता ने युवती से कहा, अब मुझे आज्ञा दो। मतलब वो कहती कि मुझे आज्ञा दो बहन। मेहता उनसे किस तरीके से बात करे, मालती 2-3 कदम आगे चल पड़ी, लेकिन मेहता ने उनसे आज्ञा जब ली तो उन्होंने बोला कि मुझे आज्ञा दो बहन, तुम्हारा ये नेह, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा हमेशा याद रहेगी। युवती ने दोनों हाथ से सजल नेत्र होकर उन्हें प्रणाम किया और झोपड़ी के अंदर वो चली गई। दूसरी टोली थी राय साहब और खन्ना की। तो दूसरी टोली से हम कल शुरुआत करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं, बाकी ये कंटिन्यू वीडियो चलता रहेगा। धन्यवाद।